हम शुरू कर रहे हैं सेट 1 का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम करेंगे शॉर्ट टाइप्स आंसर। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। और हाँ, चैनल पे नए हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अब आ जाओ इधर। हाउ डज अ वैक्सीन वर्क इन आवर बॉडी। अब वो पूछ रहा है कि हमारे बॉडी में वैक्सीन किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझो कि जो वैक्सीन होती है उसमें होता क्या है कि मरे हुए और कमजोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्शन के थ्रू डालते हैं। ठीक है, अब उसके डालने से क्या होगा कि वो हमारी बॉडी में फैलेंगे। अब ये जो बॉडी में फैल रहे हैं इसको क्या करेंगे, इस जो हमारे अंदर जो बॉडी का प्रोटेक्शन है, जो क्या करती है हमारी बॉडी इससे बचाव करेगी, तो इसके विपरीत क्या करेगी, ये एंटीबॉडीज बनाएगी। एंटीबॉडीज क्या है, हमारे शरीर की आर्मी है। क्या करेगी कि जैसे उसको लगा कि हाँ बस बॉडी के अंदर कोई गलत चीजें आ गई है, तो वो क्या करेगी, सारी सेना उस पर टूट पड़ेगी। किस पर, जो बैक्टीरिया हमारे अंदर डाले हैं, और उनके प्रति क्या बना लेगी, एंटीबॉडीज बना लेगी। अब एंटीबॉडीज क्या करेगी, इनको तो खत्म कर देगी, पर हमारे शरीर के अंदर ये एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहेगी। और फिर जो हमको बीमारी करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनसे हमको क्या करेगी, ये बचाएगी। तो हमारी जो वैक्सीन होती है इसी तरीके से काम करती है। जैसे हमने अभी कोरोना की वैक्सीन लगवाई, तो कोरोना की वैक्सीन में यही था कि कोरोना का मरा हुआ जो डेड माइक्रोब्स थे हमारे अंदर डालें, ताकि हमारी बॉडी उसके प्रति एंटीबॉडीज बना ले और जब वो आए तो हमको हार्म ना करे। तो देखो इसको लिखेंगे कैसे बच्चों, देखो इसका आंसर इस तरीके से लिखना है, व्हेन डेड मरे हुए और वीकन मतलब कमजोर माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंजेक्टेड मतलब हमारी बॉडी के अंदर डालना, इंजेक्शन से, इंजेक्टेड इनटू अ बॉडी, देन our body protect us from this spreading microbes by एंटीबॉडीज। ठीक है, मतलब हमारे अंदर जो भी कमजोर और मरे हुए माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे अंदर डालेंगे तो हमारी बॉडी क्या करेगी, स्प्रेडिंग माइक्रोब्स जो माइक्रोब फैल रहे हैं उसके अगेंस्ट क्या कर लेगी, एंटीबॉडीज बना लेगी। एंड दिस एंटीबॉडीज रिमेन्स, और यही एंटीबॉडी हमारे शरीर में रहेगी, रिमेन्स इन आवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर रहेगी टू प्रोटेक्ट या और प्रिवेंट अस फ्रॉम डिजीज। ठीक है, समझे? तो हमारी वैक्सीन इस तरीके से काम करती है। ठीक है, व्हेन डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंजेक्टेड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर जब मरे हुए और कमजोर माइक्रोऑर्गेनिज्म डालेंगे, देन आवर बॉडी प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दिस स्प्रेडिंग माइक्रोब्स, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी इन माइक्रोब्स से बाय एंटीबॉडीज, है ना, बाय फॉर्मिंग कर देना, बाय फॉर्मिंग मतलब एंटीबॉडीज बनाकर, बाय फॉर्मिंग एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज बना देंगे। एंड दिस एंटीबॉडीज रिमेन इन आवर बॉडी, फिर यही एंटीबॉडीज हमारे शरीर में रहेंगे, तो क्या करेंगे, ये जो और डिसीज आ रही है उससे हमको क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। तो आप इसको लिख लो, अगर अच्छे से समझ में आप ये लिख सकते हो, वरना आप परीक्षा में याद कर सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। अब आगे चलते हैं।
बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है हमारा कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सोइंग बाय द सीड ड्रिल। मतलब कि जब हम खेतों में बीजों को बोते हैं तब हम क्या करते हैं कि हम हल का यूज करते हैं या फिर सीड ड्रिल का यूज करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर बच्चों हम सीड की बुआई करेंगे तो हम ना तो सही डिस्टेंस पे लगा पाएंगे और ना ही सही डेप्थ में लगा पाएंगे, है ना, और ना ही कभी मिट्टी से इसको सही ढंग से कवर कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि जब सीड ड्रिल का यूज करते हैं तो सीड ड्रिल से प्रॉपर डिस्टेंस पर, प्रॉपर डेप्थ पर और अच्छे से कवर करके हम क्या करते हैं, सॉइल को बीज से बो देते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा एडवांटेज इस पे यही काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि शो का मतलब होता है बोना। ठीक है, बोना मतलब छोटा नहीं, मतलब बोना, सीड को बोना। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। लिखते हैं द एडवांटेज ऑफ सीड ड्रिल tool is that the seed show at uniform distance and equal depth and cover seeds by soil properly। ठीक है, देखो बच्चों, मैं अपनी लैंग्वेज या सिंपल लैंग्वेज में आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से याद कर सके, जल्दी याद कर सके। ठीक है, मैं चाहूँ तो इससे भी अच्छी स्टैंडर्ड लैंग्वेज आपके लिए यूज कर सकता हूँ, बट आपके लिए भी 2 या 3 दिन ही बचे हैं, तो आप इस तरीके की सिंपल लैंग्वेज भी अगर वहाँ लिखोगे और अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे इस तरीके से, तो आप अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, तो यार सब्सक्राइब तो करो यार। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में फर्क बताओ। तो सबसे पहले बच्चों देखो ये होते क्या है। बच्चा देखो, अगर मेरे पास कोई सी सरफेस है, एक सरफेस ये है, या तो आप इसको प्लेन सरफेस भी बोल सकते हो या फिर पॉलिश्ड भी बोल सकते हो या फिर यूनिफॉर्म सरफेस भी बोल सकते हो। मतलब एक जैसी एकदम प्लेन होना, पॉलिश सरफेस भी बोल सकते हो, प्लेन भी बोल सकते हो, या फिर एक और बोल सकते हो आप स्मूथ भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, और एक दूसरी सतह होती है जो क्या होती है, थोड़ी सी अनइवन होती है। ठीक है, अनइवन होती है, जो अनपॉलिश्ड भी होती है, अनपॉलिश्ड। ठीक है, अनपॉलिश्ड होगी तो थोड़ी रफ होगी, या फिर हम कह सकते हैं ये रफ होगी। ठीक है, बात समझे? तो 2 तरीके की सरफेस, एक पॉलिश एकदम कांच की तरह और एक अनपॉलिश जो हल्की सी उबड़ खाबड़ हो पर दिखे ना। अब देखो बच्चों, जो हमारी लाइट आती है इसको कहते हैं बच्चों लाइट रे। ये जो आ रही है इसको कहते हैं लाइट रे और इसको कहेंगे इंसिडेंट, इंसिडेंट रे। ये जो लाइट है इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। तो यहां से टकराएगी पॉलिश सरफेस पे और इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से आएगी, इधर जाएगी। ठीक है, ये से आएगी और ये जाएगी। मतलब हर कंडीशन में देखो बच्चों, ये कैसी जा रही है, पैरेलल जा रही है। ठीक है, कहाँ जा रही है, पैरेलल। तो ये हुआ किस पे, ये हुआ पॉलिश्ड सरफेस पर। तो हम लिखेंगे पहला, it occurs at polished, और कह सकते हैं हम स्मूथ सरफेस पर।
ठीक है। ये कहां पर होगा, एक तो पॉलिश सरफेस पे होगा और एक स्मूथ सरफेस पे होगा। पर जब इस पर इंसिडेंट रे पड़ेगी तो ये निकलेगी इस तरीके से। फिर अगर इस पे गिरी तो ये थोड़ी सी हल्की सी टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, तो जो सरफेस की तरफ आती है उनको हम सब क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। और जो सरफेस से टकरा कर जाती है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इसी फिनोमेना को कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है कि अगर कोई सरफेस पर, वो कैसी सरफेस होनी चाहिए, पॉलिश सरफेस पर कोई इंसिडेंट रे आ रही है और वो बाउंस बैक हो जा रही है। इसके बाद अभी मैं लिखवा दूंगा आपको, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर मैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन क्वेश्चन के अलावा डिस्कस करूंगा जो आपकी तैयारी को एकदम धुआंधार कर देगा। तो दबा के इस वीडियो को शेयर कर दो, लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे, इसको भी कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो अब यहां पर देखो तो इट ऑकर्स एट अनपॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, ये कहां पर ऑकर होती है, अनपॉलिश्ड सरफेस पर होती है। ठीक है, और बच्चों कभी कभी यहाँ पर पॉलिश्ड, स्मूथ, शाइनी सब तरीके का यूज हम कर सकते हैं। अनपॉलिश सरफेस भी यूज कर लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। दूसरा यहाँ पर क्या आएगा, दूसरा आएगा कि रिफ्लेक्टेड रेस, रिफ्लेक्टेड रेस आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो जो ये रिफ्लेक्टेड सर्कल ये एक दूसरे के पैरेलल है तो इसमें पैरेलल होगी, जबकि यहां पर रिफ्लेक्टेड रेस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, और ये आपस में क्या है, पैरेलल है, नहीं है। ठीक है, तो देखो ये दो डिफरेंस हो गए। और बच्चों ये आप एग्जाम में बना के आओगे, एकदम पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, अब इसी का पेज नंबर कौन सा है, 75 का क्वेश्चन नंबर 4। अगर परीक्षा दिन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 और कौन सा पेज नंबर 75 पर एक आता है इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं अभी इसको आप करवा देता हूं। पहले आप इसको उतारिए। देखो बच्चों, हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेज नंबर 76 परीक्षा अध्ययन 2023 साइंस का। वो कहता है कि इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, इनका डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बच्चों कि अगर मेरे पास एक ये प्लेन सरफेस है, ठीक है, ये प्लेन सरफेस है, तो एक तरीके से क्या है हमारा, ये है प्लेन मिरर। ठीक है, और प्लेन मिरर क्या होता है, पॉलिश्ड, हाईली पॉलिश्ड होता है, हाईली पॉलिश्ड होता है, हाईली पॉलिश्ड भी होता है, स्मूथ भी होता है, मतलब कि जो ज्यादा चमकीला हो एकदम धुआंधार तरीके से। तो ये प्लेन मिरर है, या कोई सी भी सरफेस मान सकते हो। अब इस पर कोई सी भी रे आती है, लाइट की कोई सी भी रे आती है, टकराती है। ठीक है, तो ये जो आने वाली रेखा है, ये आने वाली जो लाइन है, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। ये क्या कहेंगे इसको, इंसिडेंट रे। और इस प्लेन के मिरर पे जहां पर ये टकरा रही है, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से टकरा कर ये क्या कहेगी, वापस लौट जाएगी। तो इस रे को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। अब बच्चों अगर मैं
पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे एक परपेंडिकुलर डाल दूं, परपेंडिकुलर उसको कहते हैं बच्चों जो प्लेन सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, ये क्या कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसको कहेंगे नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल। ठीक है, अब एक चीज यहां समझो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच बनने वाला एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में बनने वाला जो एंगल होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे फिर रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट all lie in same plane। देखो बच्चों, ये पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन ये बन गया कि इनके लॉज लिखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपको साथ में बता दिए मैंने। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो अगर आपको कोई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूछता है तो आप ये डायग्राम बनाएंगे, ये सारी चीजें देखेंगे, और अगर पूछता है कि इंसिडेंट रे इनका डायग्राम बना तो आप ये बनाना। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आओ बच्चों अब हम आगे की ओर चलते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि पेट्रोल के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, और इसके क्या यूज है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पर लिक्विड पेट्रोलियम। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम क्या है कि हमारे घरों में जो एलपीजी होती है उसके अंदर जो पेट्रोलियम जो गैस भरी होती है वो कंप्रेस होती है, तो वो लिक्विड फॉर्म में होती है। तो इसका यूज कहाँ हो जाएगा लिक्विड पेट्रोलियम का, होम एंड इंडस्ट्रीज में होगा बेटा, इंडस्ट्रीज में होगा। ठीक है, अगर मैं दूसरी बात करूं, किसकी बात करूंगा, पेट्रोल की, तो अगर मैं दूसरी बात करा पेट्रोल का, तो पेट्रोल का यूज कहाँ कहाँ होता है। हमको पता है कि पेट्रोल का यूज होता है मोटर फ्यूल में, है ना, मोटर फ्यूल में यूज करते हैं। ठीक है, गाड़ियों में यूज करते हैं हम। ठीक है, फिर एविएशन उसको कहते हैं बच्चों एविएशन फ्यूल में। एविएशन फ्यूल का मतलब होता है जो हवाई जहाज या फिर जो उड़ान भरते हैं, उड़ने से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं हम, तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है केरोसिन। ठीक है, केरोसिन को पता है अपन लैंपों में जलाते हैं। ठीक है, स्टोव में जलाते हैं। ठीक है, और जेट एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट होते हैं ना हमारे, जो उड़ान भरते हैं डिफेंस के लिए, उनके लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है डीजल। तो डीजल कहाँ यूज होता है, ये होता है हेवी मोटर व्हीकल में। हेवी मोटर व्हीकल्स जो हेवी लोड ले जाते हैं, जैसे हमारा हुआ ट्रक। ठीक है, फिर हुआ हमारा बहुत सारी गाड़ियां हैं, ट्रक पिकअप वगैरह, जो भी ये गाड़ियां हैं ये किसका यूज करेंगे, डीजल का यूज करेंगे। ठीक है, और कह सकते हैं एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर का भी यूज होता है। ठीक है, आए बच्चों बात समझ में। फिर उसका बाद आता है ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल में। ठीक है, कहां पर, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल में। तो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल काय के लिए यूज करते हैं, ल्यूब्रिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज के बीच में हीट को कम करना या फिर उनके बीच को फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। ठीक है, 6 का हम लिख सकते हैं कौन सा, पैराफिन वैक्स। क्या लिख सकते हैं, पैराफिन वैक्स जैसे हमारे कैंडल्स में यूज होती है। कहाँ यूज होती है,
कैंडल्स में यूज होती है, और कहाँ गैसोलीन बनाने में, ठीक है, गैसोलीन बनाने में यूज कर सकते हैं। और तो बिटुमेन में जैसे काहे के लिए, रोड बनाने के लिए, पेंट्स और रोड में इसका यूज होगा, ठीक है। तो ये हमारे पेट्रोल के यूजेस थे और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट।